एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। मित्रों, जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेराल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। तो जिस राजनीति में भारतीय जाति की जो भूमिका है, जिसके बारे में कमेंट्स किए गए हैं, उनको विस्तार से हम यह समझते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति को इतना निर्णायक क्यों माना जाता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है कि जाति को भारत में एक महत्वपूर्ण दल ही कह दिया गया है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए और जातिगत संस्थाएं अचानक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी, उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाए जो उनकी समझ में आ सके, और जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो यहाँ हम भारतीय राजनीति की भूमिका का अध्ययन निम्न बिंदुओं और शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। पहला है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया, जिनके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती हैं कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए अर्थात आगामी दशक तक के लिए बढ़ा दिया जाए। अन्य जातियां चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाए, अथवा इसका आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, अथवा उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाए ताकि वे भी इसके लाभ से वंचित न रह जाएं। तो निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावित भूमिका है। दूसरा शीर्षक है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करता है। 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी की सफलता का राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर ही 1971 का आम चुनाव कांग्रेस ने जीता था। 1977 में जनता पार्टी की विजय का कारण उसे मुसलमानों और हरिजनों के साथ उच्च जातियों का प्राप्त समर्थन था। जनवरी 1980 के सप्तम लोकसभा चुनाव में इंदिरा कांग्रेस की विजय का कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी हरिजनों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का जातीय समर्थन जुटाने में सफल हो गई। इसी प्रकार नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल की विजय का एक कारण जाट राजपूत समर्थन था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय और सफलता कुछ दलित जातियों के समर्थन पर निर्भर है। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जाति आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान रहती है। तो इस तरह से जाति जो है चुनावी राजनीति में इतनी गहरी घुस गई है कि इसका उदाहरण हम विभिन्न चुनाव में देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जातियों ने निर्णायक भूमिका निभाई है, या किन किन जातियों ने मिलकर के जो एक तरह से वोटिंग की है किसी दल के पक्ष में और किस तरह से उसको विजेता बनाया है। हम कह सकते हैं कि लोगों की जाति पाति के प्रति निष्ठा को राजनीतिज्ञों ने वोट के रूप में देखा। थोक मतलब एक सारे वोट उनको मिल जाएंगे, ऐसे थोक वोट के रूप में देखा। सत्ता में आने के लिए सदनों में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिज्ञों ने जाति पाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और सत्ता में आने पर उन्हें मंत्री पद एवं अन्य लाभ के पद उपलब्ध कराए हैं।
तो ये था राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। तीसरा बिंदु आता है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, यानी जो मतदाता है वो भी जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्राय उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। जैसे कि जनवरी 1980 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के हिस्सों में लोकदल की सफलता पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट राजनीति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। केरल के चुनाव में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है। इसी तरह से जिस प्रकार जापान में मतदान समूह निर्धारित है, ब्रिटेन में यह वर्ग निर्धारित है, अमेरिका में यह प्रजाति निर्धारित है, उसी प्रकार भारत में जाति निर्धारित है। जो जातियां जातीय संस्करण में सबसे नीचे हैं उनके लिए मतदान की प्रक्रिया कई प्रकार से एक शक्तिशाली क्रिया हो सकती है। जाति का सामाजिक व आर्थिक स्तर जितना निम्न होगा उतना ही उनके मत का अधिक महत्व होगा। सभी विद्वान ये मानते हैं और सभी के अध्ययन से ये पता चलता है कि जातियां अपनी मत शक्ति के कारण प्रभाव डालने में सक्षम भूमिका निभाती रही है और शक्ति सौदेबाजी में लाभ प्राप्ति करती रही है। ये जातियां राजनीतिक संस्थाओं में उच्च जातियों के नेतृत्व को चुनौती देती रही हैं, यद्यपि उन्हें सदैव सफलता प्राप्त नहीं होती है। प्रसिद्ध विचारक और जिन्होंने काफ़ी कुछ शोध कार्य किया है, रजनी कोठारी की भी ये मान्यता है कि जातियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं और सत्ता के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह से मतदान में जाति निष्ठाओं का शोषण किया जाता है, लॉयल्टीज का शोषण किया जाता है। जातियों को तोड़कर नवीन गठबंधन भी स्थापित होते हैं और जाति संघों ने जाति को नवीन स्फूर्ति प्रदान की है और भारत में जनतंत्र ने जातियों को महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाने के योग्य बनाया है। इसी तरह से चुनाव के लिए प्रत्याशी के चुनने में राजनीतिक दल अक्सर चुनाव क्षेत्र की जाति संरचना पर अधिक ध्यान देते हैं। इस तथ्य ने अनेक निम्न स्तरीय जातियों को उनकी संख्यात्मक शक्ति के आधार पर राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली बना दिया है। तो ये जो भी हैं जातियां हैं वो ध्यान रखती हैं कि किस तरह से वो एक वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों को लुभा सकते हैं और हमेशा से वो मतदान व्यवहार भी कभी कभी इस आधार पर करते हैं कि कौन उम्मीदवार उनकी जाति का है, कौन उम्मीदवार उनकी जाति का नहीं है। और इसी तरह से राजनीतिक दल भी जहां जातिगत बाहुल्य ज़्यादा होता है वहां उसी उम्मीदवार को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। चौथा बिंदु है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा बैठ चुका है कि राज्यों के मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है प्रांतों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया है कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजनों, जनजातियों, सिखों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों और कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है। हाल ही में अजीत सिंह को पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जातीय पृष्ठभूमि और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को पुख्ता करने की मंशा से ही शामिल किया गया था। तो इस तरह से मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगला बिंदु आता है जातिगत दबाव समूह है। जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हैं, यानी वो इसमें लगे हुए हैं। जातिगत दबाव समूह अपने स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से भी की जा सकती है। अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में जो नाडार जाति संघ है, गुजरात में क्षत्रिय महासंघ है, बिहार में कायस्थ सभा है, ये राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। हालांकि देश की सभी प्रमुख जातियों को इस प्रकार पूर्णतः संगठित नहीं किया जा सका है,
मगर जो जातियां इस प्रकार संगठित नहीं हो सकी हैं वे राजनीतिक सौदेबाजी में सफल भी नहीं रही है और उनके सदस्यों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उपद्रव और तोड़फोड़ का सहारा लेना पड़ा है। तो जातिगत दबाव समूह भी बन गए हैं। छठा शीर्षक आता है, बिंदु आता है जाति एवं प्रशासन। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्र और राज्यों की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण के प्रावधान मौजूद हैं। चरण सिंह सरकार ने तो अल्पकाल में एक अध्यादेश के माध्यम से पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार की सेवा में आरक्षण व्यवस्था घोषित करने की मंशा प्रकट की थी और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ताक में रख दिया था। यदि यह अध्यादेश लागू हो जाता तो मध्यम जातियां जैसे अहीर, कुर्मी आदि को भी आरक्षण के अवसर मिल जाते। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल रिपोर्ट लागू कर नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। तो जाति एवं प्रशासन। अगला बिंदु आता है राज्य राजनीति में जाति। अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है, फिर भी बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। बिहार की राजनीति में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्धी जातियां हैं। पृथक झारखंड राज्य की मांग वस्तुतः एक जातीय मांग ही रही है। केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज यही है कि उन्होंने ईजावाला जाति को अपने पीछे संगठित कर लिया। आंध्र प्रदेश की राजनीति कामा और रेड्डी जातियों के संघर्ष की कहानी है। कामाओं ने साम्यवादी दल का समर्थन किया तो रेड्डी जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों, ब्राह्मणों और मेहरों में प्रतिस्पर्धा रही है। गुजरात की राजनीति में दो ही जातियां प्रभावी है, पाटीदार और क्षत्रिय। केरल की राजनीति अपने 3 समुदायों के इर्द गिर्द घूमती रही है, हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान। केरल की राजनीति में अंतिम 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय है। कहने को तो वहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल है, किंतु उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि वे सब जातीय संगठन है। मुस्लिम लीग मुसलमानों की है। दोनों केरल कांग्रेस के अधिसंख्यक सदस्य ईसाई है। इसी तरह से कांग्रेस और दोनों साम्यवादी दलों में ईजावाला जाति के अतिरिक्त हिंदुओं के कुछ प्रमुख वर्गों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में जाट राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव इतना अधिक प्रतीत हो रहा है कि जो विद्वान है वो भी कहते हैं कि राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीतिक संज्ञा दी जा सकती है। देश के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, उनमें तो जाति की राजनीति बहुत ही ज़्यादा खुलकर सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जाति पाति को खुलकर बढ़ावा मिला। देवीलाल ने भी हरियाणा में जाति की बैसाखियों पर ही सत्ता के शिखर छूने का प्रयास किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जाति की राजनीति की जड़ मजबूत हुई, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव व कांसीराम की प्रतिनिधि मायावती ने अपने अपने जातीय वोट बैंकों के आधार पर राज्यों को जातीय संघर्षों की ओर धकेल दिया। तो हम जो भारत में राज्य राजनीति को पढ़ रहे थे, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका को जो हम पढ़ रहे थे, वो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राजनीति में जाति जो है राजनीतिक दल का रूप ले चुकी है। धन्यवाद।